improper integration, chapter 2. improper integrals, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन है इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में हम बात करेंगे। इट्स कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। देखो, अभी मैं आपको बोलता हूँ कि आपने अभी तक जितना भी इंटीग्रेशन पढ़ा है, आपने डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है आपने स्कूल के अंदर। डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट नहीं दी हुई आती थी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आप इसको निकाल लेते थे जो भी वैल्यू आती थी। ये कौन सा था? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था। फिर आपने नेक्स्ट चैप्टर में आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था जिसमें लिमिट सम ए टू बी दी हुई आ रही थी आपके पास, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये था डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इस टाइप के दो इंटीग्रेशन आपने पढ़े हैं। आपने कभी भी इस टाइप का नहीं देखा कि कोई भी इंटीग्रेशन आपने ए से बी इस टाइप में देखा है कि टू टू थ्री इंटीग्रेशन किया, -1 to 2 किया, या फिर 1 to 100 किया। आपने कभी भी इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में नहीं किया था कभी भी। या फिर 0 to इनफाइनाइट कितना इंटीग्रेशन होगा, -इनफाइनाइट to 0 इंटीग्रेशन कितना होगा, ये सब आपने नहीं किया है। तो वो आ जाता है आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। उसमें प्रॉपर नहीं है क्योंकि आपकी लिमिट जो है इनफाइनाइट पे जा रहा है। दूसरा, आपने अब तक जितने भी इंटीग्रेशन किए हैं उसमें आपने जो फंक्शन जो आपका एफ ऑफ एक्स लिया था वो कभी भी किसी भी पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट वैल्यू नहीं लेता था। इनफाइनाइट वैल्यू मतलब वो हमेशा बाउंडेड था, ठीक है ना। आपने इस टाइप के इंटीग्रेशन पढ़े हैं। देखो, इंटीग्रेशन क्या हो गया? प्रॉपर और इम्प्रॉपर हो गया ना। डेफिनेट भी बोलते हैं प्रॉपर को। तो जो इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रल आपका हो गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर इंटीग्रेशन और इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। प्रॉपर आपने अभी तक पढ़ा है। प्रॉपर क्या होता था? ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता था आपका। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या होता था? डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो लिमिट जो थी, जो ए और बी आप लेके चलते थे, ये दोनों फाइनाइट थे, यानी कुछ नंबर थे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इंटीग्रेशन करना था। एंड जो आपका जो फंक्शन जिसका आप इंटीग्रेशन करता था, उस फंक्शन के बारे में क्या प्रॉपर्टी थी? एंड द फंक्शन जो था वो बाउंडेड था, इज बाउंडेड इन जो भी इंटरवल ले रहे हैं आप ए टू बी। बाउंडेड मतलब वो किसी भी पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट वैल्यू नहीं लेता था। इसका मतलब फंक्शन डज नॉट अटेन वैल्यू इनफाइनाइट एट एनी पॉइंट इन ए कोमा बी। यानी इस इंटरवल के अंदर कहीं पर भी वो फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू नहीं लेता था। इसी को बाउंडेड बोलते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा है अभी तक। अब हम आ रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है, ये अपने आप में 3 टाइप्स का इंटीग्रेशन है। 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर के अंदर, ठीक है। पहले बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, दूसरा होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड काइंड, तीसरा है थर्ड काइंड। तो ये है फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड एंड थर्ड काइंड।
थ्री टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। फर्स्ट काइंड का इंटीग्रेशन क्या होता है? फर्स्ट काइंड का इंटीग्रेशन में होता है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ए टू बी ले रहे हैं, इसमें से या तो ए या फिर बी या फिर बोथ ए और बी, बोथ ए एंड बी आर इनफाइनाइट, एंड जो फंक्शन है जो कि आपका बाउंडेड है इन इट्स डोमेन। क्या समझे कि जो इंटीग्रेशन ए टू बी आप लेते हैं, उस इंटीग्रेशन ए टू बी के अंदर जो पॉइंट ए है, या तो ए इनफाइनाइट है या फिर बी इनफाइनाइट है या फिर ए और बी दोनों इनफाइनाइट है, ये कंडीशन होनी चाहिए। एंड जो फंक्शन है इस डोमेन में, जो भी डोमेन दी हुई है, उस डोमेन के अंदर फंक्शन बाउंडेड है, यानी वो इनफाइनाइट को अटेंड है। फंक्शन इनफाइनाइट पे नहीं जा रहा है, जो आपकी जो वैल्यूज है, लिमिट है, वो इनफाइनाइट जा रही है, दैट इज फर्स्ट काइंड इंटीग्रेशन। सेकेंड काइंड इंटीग्रेशन पे आते हैं, किस टाइप का इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ए और बी तो फाइनाइट होती है, यानी ए और बी तो फाइनाइट, मतलब ए से लेके बी को फाइनाइट पे जाते हैं। यहाँ पर एयर जो इंटरवल ए से बी है, ये तो फाइनाइट है, ये तो फाइनाइट है, बट फंक्शन इज अनबाउंडेड। बट जो आपका एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मतलब ए और बी के बीच में कहीं पर कोई ऐसी वैल्यू है जहां पर वो वैल्यू रखने पे वो फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू हो गया, एटलीस्ट बट द फंक्शन इज अनबाउंडेड एट लीस्ट, कम से कम एक जगह पे, एट लीस्ट फॉर वन पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी, यानी ए कोमा बी को छोड़ के बीच में किसी ना किसी एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन जरूर, वो पॉइंट रखने पे फंक्शन इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाता है। मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा तीनों का किस टाइप के डायग्राम बनते हैं इनमें, ठीक है। थर्ड काइंड क्या होता है, यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन दोनों फर्स्ट और सेकंड काइंड के दोनों इंटीग्रेशन को मिला के अगर कोई इंटीग्रेशन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड काइंड होते हैं। थर्ड काइंड होता है फर्स्ट एयर, फर्स्ट एंड सेकंड काइंड, सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल अपीयर टुगेदर। दोनों एक साथ जब अपीयर करते हैं उसको थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन हम बोलते हैं। देखो, जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इंटीग्रेशन को, डेफिनेट इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन अगर आपको देने के लिए कोई कहता है तो हम बोलते हैं इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। जो कर्व है आपकी फंक्शन की, उसके नीचे जो एरिया होता है उसी को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। एरिया अंडर द कर्व क्या एरिया है, उसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहूँ आपके पास में कोई फंक्शन है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये जो एरिया मिला है आपको अंडर द कर्व, दिस एरिया इज योर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इस टाइप से हो गया। अब आते हैं अलग अलग काइंड के जो आपके इंटीग्रेशन है वो देखने में। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर या डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। उसका किस टाइप का होता था, उसमें फंक्शन आपके डोमेन में बाउंडेड रहता था और ए और बी भी दोनों फाइनाइट रहते थे, उसको बोलते थे हम प्रॉपर इंटीग्रेशन, जो हम 12th क्लास में पढ़ के आए हैं। वो किस टाइप का इंटीग्रेशन होता है, पहले अब डायग्राम्स पे आता हूँ सबके ऊपर, मतलब रो डायग्राम जैसे मैं डायग्रामेटिकली हम देखना चाहते हैं।
डायगोनलिटिकली अगर हम देखें तो पहले मैं देखता हूँ, सबसे पहले आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन जो हम पढ़ के आए हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ऊपर मैंने लिखा था, फंक्शन शुड बी बाउंडेड इन द डोमेन एंड a एंड b आर द फाइनाइट नंबर्स इन द डोमेन। सो इस टाइप का अगर डायग्राम अगर मेरे को मिले, एक्स वाई एक्सेस और फंक्शन मान लो a से लेके b, a और b दोनों फाइनाइट है ना, तो मान लो ये a है और ये b है, और इसके अंदर फंक्शन कुछ होना चाहिए फाइनाइट, ठीक है। ये फंक्शन है, देखो a के ऊपर वैल्यू एफ ए है, b के ऊपर वैल्यू एफ बी है, एंड दिस इज द एरिया, आपका ये एरिया हो गया अंडर द कर्व इज द इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर फंक्शन आप देख सकते हैं बाउंडेड, हाईएस्ट वैल्यू आप देख पा रहे हैं फंक्शन की, इनफाइनाइट नहीं है इस इंटरवल के अंदर। हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे मिलेगी आपको देखने के डायग्राम के अकॉर्डिंग, एट द पॉइंट बी, एफ बी इज द हाईएस्ट। यहाँ पे ये देख सकते हैं, दिस इज एफ बी, ये हाईएस्ट है, यहाँ पे देखो ये पॉइंट हाईएस्ट बाउंडेड है, इसके बाद में और बड़ी वैल्यू नहीं है, इसी को बाउंड बोलते हैं। नीचे की कहाँ बाउंडेड है, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर कहीं पे, यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिस इज एफ ए। ये इसका डायग्राम हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का। इसके अंदर ए और बी दोनों आपके फाइनाइट है, और इधर ऊपर भी इनफाइनाइट पे नहीं जा रहा है। देखो फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आपको इधर मिलेगी, इधर इस डायरेक्शन में ऊपर, ठीक है। और डोमेन में ए और बी की वैल्यू इधर माइनस इनफाइनाइट मिलेगी, इधर प्लस इनफाइनाइट मिलेगी आपको, और इधर आपको फंक्शन की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट मिलेगी, नीचे फंक्शन की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट मिलेगी, है ना। फंक्शन की वैल्यू के लिए आपके पास में वाई एक्सेस रिजर्व रहता है, और जो डोमेन होती है उसके लिए आपके पास में एक्स एक्सेस होता है। यानी रेंज के लिए आपके पास में वाई एक्सेस और डोमेन के लिए एक्स एक्सेस आपके पास होती है। नाउ आपने देख लिया प्रॉपर इंटीग्रेशन देख लिया, आप देखते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन की देखते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बोल देता हूँ मैं। सर यस सर, जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है वही सर प्रॉपर इंटीग्रेशन होता है, सेम टू सेम। हाँ हाँ, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है वो तो हमने देख लिया। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन 3 टाइप्स का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब इसके अंदर जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट काइंड, ये फर्स्ट काइंड वाले में क्या होना चाहिए, फर्स्ट काइंड में ए और बी में से दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट होना चाहिए, और फंक्शन हमेशा आपकी बाउंडेड रहना चाहिए इन द डोमेन। तो मतलब ग्राफ किस टाइप से बन सकता है, ग्राफ इस टाइप से बन सकता है। आप देखो ग्राफ, अलग अलग ग्राफ में बना के दिखाता हूँ आपको। ये एक्स वाई एक्सिस है, मैं 3 सिनेरियो ले रहा हूँ, जिसमें एक में ए इनफाइनाइट है, एक में बी इनफाइनाइट है, एक में दोनों इनफाइनाइट है ना। 3 सिनेरियो आपके पास ले रहा है, 3 ग्राफ आपके पास में देखने को मिलेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अगर मेरा ग्राफ इस टाइप से हो फंक्शन का, ठीक है ना, और यहाँ पे पॉइंट ए है मेरा, अगर यहाँ पे पॉइंट ए है तो ये हो गया एफ ए, और बी इधर है, बी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो फंक्शन भी आप देखो जीरो नहीं हुआ है, जीरो मतलब रेड लाइन को टच करना होता है जीरो, बट ये फंक्शन रेड लाइन को टच नहीं कर रहा है, इसके पास आते जा रहा है, जितना नजदीक आ सकता है आ रहा है, बट जीरो को कभी भी टच नहीं हो रहा है, ठीक है। ये फंक्शन देखो कहीं पर भी क्या इनफाइनाइट है, ये फंक्शन कहीं पर भी, फंक्शन की वैल्यू कहीं पर भी इनफाइनाइट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे सबसे बड़ी वैल्यू ए के ऊपर है, एफ ए, एफ ए इज द हाईएस्ट वैल्यू, एंड लोवेस्ट वैल्यू इसकी जीरो हो सकती है। तो इसका मतलब फंक्शन इनफाइनाइट नहीं है, मतलब ये फंक्शन बाउंडेड है, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना।
इस टाइप से ना, ये एरिया अंडर द कर्व है। इसके अंदर बी इनफाइनाइट है इस वाले केस के अंदर। दूसरा अगर मैं देखूं तो इस टाइप से, तो दूसरा ग्राफ देखूंगा जिसमें ए इनफाइनाइट को देख लूंगा मैं इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं ये कोई फंक्शन है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, तो बी के ऊपर वैल्यू एफ बी है फंक्शन की, और इधर है जो आपका ए है कहीं पर इनफाइनाइट में, माइनस इनफाइनाइट पे है, ठीक है ना। अगर इंटीग्रेशन आपको कहूँ माइनस इनफाइनाइट से लेके बी तक निकालो तो आप ये वाला इंटीग्रेशन आएगा, ये तो ये तो क्या था आपका इंटीग्रेशन ए टू प्लस इनफाइनाइट ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दूसरे वाला जो आप देख रहे हैं वो कौन सा था, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और तीसरे वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन आपको किस टाइप से दिखेगा, जिसमें ए और बी दोनों इनफाइनाइट है, तीसरा वाला केस फंक्शन बाउंडेड रहना चाहिए तीनों में, वो इस टाइप का हो सकता है कुछ। मान लो यहाँ से कुछ अगर ऐसे ऊपर हुआ एंड यहाँ पे इधर ए जा रहा है माइनस इनफाइनाइट को और इधर बी प्लस इनफाइनाइट की तरफ है, तो इस इंटीग्रेशन को हम बोलेंगे, इसका एरिया अंडर द कर्व कौन सा है, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन आपको जो दिखाई देगा दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये क्या है आपका फर्स्ट काइंड। अगर इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन मिलता है जिसमें फंक्शन देखो बाउंडेड है, फंक्शन कहीं पे भी इनफाइनाइट नहीं हो रहा है किसी भी वैल्यू के ऊपर डोमेन में, बट जो इसकी डोमेन वाले ए या फिर बी या फिर दोनों के दोनों वो कहाँ जा रहे हैं, इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, ऐसे इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन जब आए तो उसको हमें कैसे सोल्व करना, दिस इज और मोटिव। तो देखो किस टाइप से सोल्व करते हैं, हाउ टू सोल्व, क्वेश्चन आता है आपके पास में, हाउ टू सोल्व improper integration of first kind, integration of first kind। ऐसे सोल्व करो, अगर आपके पास में इंटीग्रेशन आपको मैंने तीन केस बता दिए फर्स्ट काइंड के, या तो इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, या तो ये मिलेगा आपको, या फिर आपको ये मिलेगा कि माइनस इनफाइनाइट टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स मिलेगा, या फिर आपको इस टाइप से मिलेगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तीन तरीके से आपको ये इंटीग्रेशन मिल सकता है। जो पहले वाला तरीका है इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम किस टाइप से करेंगे इसको सोल्व। डायग्राम यहाँ पे है, आप देख सकते हैं डायग्राम। तो हम क्या करेंगे इस इंटीग्रेशन को, हमें कितना आता है, हमें आज तक जितना इंटीग्रेशन आता है वो आता है कि हमें प्रॉपर इंटीग्रेशन आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है हमें, जो कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम निकाल सकते हैं। मान लो इस ए पॉइंट को लेके मैं यहाँ तक निकाल लेता हूँ इसको, ये मान लो कोई पॉइंट सी है, अगर इस इंटीग्रेशन को लगभग, तो ये मतलब लगभग इंटीग्रेशन तो हमारा निकल चुका है ए से लेकर सी तक। अगर बाद में ये इंटीग्रेशन निकालने के बाद में अगर सी को मैं इनफाइनाइट की तरफ लिमिट सी गोज टू इनफाइनाइट लेके जाऊं तो मेरा इंटीग्रेशन पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ये मेरा मानना है। मतलब इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, जो राइट हैंड साइड वाली जो इनफाइनाइट की जगह पे बी इज इक्वल टू इनफाइनाइट की जगह पे यहाँ पे पहले मैं सी लिख दूंगा, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन करूंगा ए टू सी। इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फिर ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा उसके बाद में इस पे लिमिट लगाऊंगा जो भी आएगा, और लिमिट कैसे लगाऊंगा मैं, सी गोज टू इनफाइनाइट, हमें इनफाइनाइट पे लेके जाना है ना सी को, जो भी आंसर मिले इस इंटीग्रेशन में उसको सी गोज टू इनफाइनाइट कर देना है। क्लियर। दूसरा इस वाले केस में देखो, दूसरे वाले में इसमें माइनस इनफाइनाइट टू बी है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट सी बना लूं
तो मैं इंटीग्रेशन सी से लेके बी तक कर दूं और फिर सी को माइनस इनफाइनाइट पे लेके जाऊं। तो इसको इस टाइप से कर दो, इंटीग्रेशन सी टू ए, सी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट यहाँ पे सी चले जाएगी माइनस इनफाइनाइट पे। लिमिट हमें निकालना आता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। और लास्ट वाला केस क्या है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। इस वाले केस में क्या करेंगे हम, इसको हम टुकड़ों में कर देंगे, इसको इस फंक्शन को दो पार्ट में कर देंगे, यानी ये और जो इस पार्ट में और इस पार्ट में दोनों को मिला के करेंगे। इसको इस टाइप से करेंगे। मान लो कि मैं कहूँ आपको कि कहीं पर ये पॉइंट, कहीं पे मान लो सी पॉइंट, बीच में ले लेता हूँ मैं कोई पॉइंट सी यहाँ पे, है ना। ये पॉइंट मैंने सी ले लिया और फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, सी ले लिया, फिर इसको यहाँ पर ये कोई पॉइंट मान लो मैं यहाँ पे लेटेस्ट से कोई यहाँ पे ये तो माइनस इनफाइनाइट लेटेस्ट से ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। तो इसको मैं दो टुकड़ों में कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ए टू सी और फिर ए गोज टू माइनस इनफाइनाइट प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी प्लस बी गोज टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, इसको हम इस टाइप से कर देंगे, इंटीग्रेशन पहले इसको ए टू सी करेंगे एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। और पहले वाले पार्ट में तो यहाँ पे लिमिट ए गोज टू माइनस इनफाइनाइट ले जाएंगे और दूसरे वाले पार्ट के अंदर बी गोज टू प्लस इनफाइनाइट लेके जाएंगे, बी गोज टू प्लस इनफाइनाइट। ऐसे के अंदर आपके पास में इस माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट टाइप का प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बेस्ट एग्जांपल हम कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज का टाइम काफी हो चुका है। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को अटेंडेंस दे देता हूँ।